गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मंटू कुमार बुद्धायम कम्पिटिटिव में आपका स्वागत करता हूं। और समय हो चला है आज शाम के 5:45 और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं हिंदी व्याकरण के क्लास लेकर। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के विकास के लिए निर्देश और 8वीं अनुसूची में दिए गए उपबंध के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, भाग 17 राजभाषा, ये सब देख चुके थे। तो चलते हैं, आज देखते हैं अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यहीं से आपका क्लास शुरू होगा। अनुच्छेद 351 हिंदी के लिए निर्देश। तो देखेंगे इस क्षेत्र को। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए बताया गया कि आप अपना जो भाषा है, जो शब्द है, उसको तो ग्रहण करेंगे ही, इसके अलावा संस्कृत से और अन्य भाषाओं से भी शब्द ला करके और इस हिंदी में जोड़िए और इस शब्द रचना को बढ़ाइए, जिससे हिंदी और फले फूले और बढ़े और समृद्ध भाषा कहलाए। तो इसके बारे में अनुच्छेद 8 में संविधान में वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग जानेंगे 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में देखते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में, यानी कि जब संविधान बना था तो पहला पहल जब हिंदी का भाषा के बारे में जब चर्चा हुआ तो उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को अंगीकृत किया गया और वो है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। बाद में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी, तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है, तो बताना पड़ेगा कि 22 भाषा है, 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बोडो डोगरी को कौन से संशोधन में तो जोड़ा गया, या तो फिर
हमारा पूछ देता है कि सिंधी को कब जोड़ा गया। तो ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसको लिखा देता हूँ। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। देखिए, 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है भाषाओं के बारे में। भाषाएं, तो कौन कौन से भाषाएं वर्णित है, कैसे हैं, सारा चीज़ें दिखेगा। तो पहला पॉइंट बनता है कि 8वीं अनुसूची में अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, तो अब तक तो 22 है। इसके आगे जानेंगे। शुरुआती में 14 भाषा था, लिखेंगे सेकेंड पॉइंट पे। आरंभ में थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, एक सेकेंड, इसको मैं सही कर देता हूं। सही है, तिरछा लिख ही रहा है ना, एक सेकेंड। आरंभ में इस अनुसूची में 14 भाषा थी। आरंभ में अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फर्स्ट टाइम में 14 भाषाएं थी, तो ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन थी। आप इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये 14 भाषाएं थी। बाद में सिंधी को जोड़ा गया। तो लिख लीजिए, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा ईस्वी के द्वारा जो भाषा जोड़ा गया, ये था कोंकणी,
1967 ईस्वी द्वारा मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा को 1967 में जोड़ा गया। और एक पॉइंट लिख लीजिए, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 ईस्वी, 1992 ईस्वी को ये हुआ था, के द्वारा इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जो है कि 18 भाषा हो गई और इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषा को हिंदी में जोड़ा गया। गलती है क्या? किसवां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1967 में 21वां में था, ठीक। 71वां संविधान हो गई, बोडो, डोगरी को 52वां, 71वां में कौन था? सॉरी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा केवल एक भाषा सिंधु को जोड़ा गया, पंजाबी, तमिल 14 बाद में सिंधु। 21वां संविधान संशोधन 1967, सॉरी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा केवल एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया है, केवल एक भाषा सिंधी को। उसके बाद आपका हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन जो लिखे हम लोग, इसमें मणिपुर, डोगरी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, भाषा जोड़ी गई। और लास्ट में 52वां संविधान संशोधन लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बानवेवां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ लीजिए 2003 में हुआ था ये
संशोधन 2003 में हुआ के द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली बोडो, डोगरी और मैथिली बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली संथाली को जोड़ा गया, और तब जा करके 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हो गई, 14 पहले और एक बाद में 15 और इधर 3 18 और 4 इधर से 22। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हुआ। ये सब पूछा जाता है कि कब संशोधन में क्या किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संघ की भाषा की समीक्षा। अनुच्छेद 343 के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि देवनागरी लिपि को राजभाषा कब स्वीकार किया गया। एक पॉइंट ये लिख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई। की गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इससे जब अनुच्छेद में 343 के 1 में ये स्वीकार किया गया कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है, इससे देश के बहुमत की इच्छा ही प्रतिनिधित्व होती है, यानी कि देश की जनता जो चाहती थी वही चीज़ हुआ और जनता खुश हो गया देश के। लेकिन अनुच्छेद 343(2) के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख, अर्थात हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ आप लोग जानते होंगे, 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बोला गया 343 के 2 में कि 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं किया जा सकता है। किसको? तो देवनागरी लिपि को। इसे लागू करने के लिए 15 वर्ष के बाद की अवधि रखी गई। ऐसा इसलिए रखा गया कि उस समय राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी और एकाएक अंग्रेजी को हटा करके यदि हिंदी को जोड़ा जाता तो बहुत सारा जो कार्य था, राजकीय कार्य शासन प्रशासन में, वो बिगड़ जाता। इसलिए ये प्रावधान रखा गया कि इसको 15 वर्ष के बाद ही
लागू किया जाएगा। लेकिन फिर से देखिए क्या होता है। अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह इस 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। और रही सही कसर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी, क्योंकि इस अधिनियम में सरकार ने यह व्यवस्था कर दिया कि अंग्रेज की हुकूमत देश का अनंत काल तक बनी रहेगी। यानी कि अंग्रेजी हटाया नहीं जाएगा। जिस राज्य में इच्छा है वो हिंदी चलाएगा और जिसका इच्छा है वो अंग्रेजी में भी चलाएगा। यानी कि इस बात का प्रावधान नहीं किया गया कि अंग्रेजी को राजकाज के भाषा से पूर्णतः हटाया जाएगा। और जो हिंदी हम लोग का आगे बढ़ना चाहिए, तो आज भी ये संघर्ष कर रही है। और राष्ट्रभाषा के बनने का होड़ में ये केवल राजभाषा और 1965 के प्रावधान के बाद केवल संपर्क भाषा के रूप में ही अग्रसर है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अनुच्छेद 344 के संदर्भ में। अनुच्छेद 344 के अधीन प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खेर आयोग का 1955 में तथा संसदीय राजभाषा समिति जीवी पंत समिति का 1957 में गठन हुआ, जहां खेर आयोग ने हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं पंत समिति ने हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया, लेकिन अंग्रेजी को हटाने की बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की वकालत की। हिंदी के दुर्भाग्य से सरकार ने खेर आयोग को सहज और औपचारिक माना और हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963/67 का आधार बनी, जिसने हिंदी का सत्यानाश कर दिया। यानी कि जो रही सही कसर थी उसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनने का, वो भी खत्म हो गया। समग्रता में देखें तो स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी देश में राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक थी, लेकिन वो राष्ट्रभाषा बनती और राजभाषा 1963 के बाद ये केवल संपर्क भाषा के रूप में ही प्रचलित हो गई। तो हमारा हिंदी का जो है कि विकास उतना नहीं हो सका। तो आगे बढ़ते हैं और अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं एवं 8वीं अनुसूची की समीक्षा के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 345, 346 से स्पष्ट है कि भाषा के संबंध में राज्य सरकारों की पूरी छूट दी गई। हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उसको यह छूट दिया गया कि संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राजभाषा बनी रहेगी। यानी कि जो राज्य चाहे वो हिंदी को अपने राजकाज की भाषा बना सकता है, यानी कि ऑफिशियल वर्क का काम उसमें कर सकता है। और जिसका मन है कि नहीं हमारा राजकाज हिंदी ना हो करके दूसरी भाषा में होगी, तो वो दूसरा भाषा अपना सकते हैं। हिंदी इस समय 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजभाषा है और बाकी में अन्य भाषा उपयोग किया जाता है। उक्त प्रदेशों में आपसी पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी ही है। दिनों दिन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रयोग सभी सरकारी परियोजनाओं के लिए बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त ओ हिंदी भाषी राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब की एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है तथा हिंदी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को स्वीकार कर लिया है। तो ये सूचना हिंदी के लिए अच्छी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 347 के अनुसार क्या है हिंदी के बारे में। यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता हो, मतलब अनुपात उस राज्य के जनसंख्या चाहता है कि हिंदी रहे, तो राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा की सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। यानी वो कह सकता है कि चलो भाई ठीक है,
अगर ऐसा बात है तो आप हिंदी अपना सकते हैं। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसी अभिज्ञा देते रहे हैं जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते रहे हैं। जैसे 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली एवं 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। यही कारण है कि संविधान लागू होने के समय जहां 14 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अब हम लोग बढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा अर्थात न्याय व विधि या कानून की भाषा की समीक्षा के बारे में कि वहाँ पे क्या व्यवस्था लागू है। तो जानते हैं अनुच्छेद 348 और 349 से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में जहां हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है अंग्रेजी ही है। नियम, अधिनियम, विनियम तथा विधि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं। बाद में उनका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। यानी सारे नियम कानून अंग्रेजी में बनते हैं और उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है। इस प्रकार न्याय व कानून के क्षेत्र में हिंदी का समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सका है। ये विडंबना है हमारी हिंदी भाषा की। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अध्याय 4 विशेष निर्देश की समीक्षा। अनुच्छेद 350 भले ही संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यथा के निवारण हेतु किसी भी भाषा में अभ्यवेदन करने का हकदार बना दिया है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति है कि आज भी अंग्रेजी में अभ्यवेदन करने पर ही अधिकारी तवज्जो यानी कि उस चिट्ठी को, उस प्रतिवेदन को ध्यान देते हैं, नहीं तो उसको देखना भी उनको अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि कोई बुड़बक आदमी कर दिया है और जो है कि ये मतलब अंग्रेज तो चले गए लेकिन अभी अंग्रेजियत नहीं गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 राजभाषा विषयक उपबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिंदी के भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना सन्निहित है। हिंदी को विकसित करने की दिशाओं का इसमें संकेत है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करें ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका बन सके। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली और शैली को भी अपनाया जाए और मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भाषाओं विश्व की किसी भी भाषा में शब्द ग्रहण कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध किया जाए। संविधान के निर्माताओं की यह प्रबल इच्छा थी कि हिंदी भारत में ऐसी सर्वमान्य भाषा के स्वरूप को ग्रहण कर सके जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार हो। संविधान के निर्माताओं को यह आशा थी कि हिंदी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं से वरिष्ठ संपर्क स्थापित करेगी और हिंदी एवं अन्य भारतीय आदान प्रदान। संविधान के निर्माताओं ने उचित ढंग से यह आशा की थी कि राजभाषा हिंदी अपने भावी रूप का विकास करने में अन्य भारतीय भाषाओं का सहारा लेगी। यह इसलिए था कि राजभाषा हिंदी को सबके लिए सुलभ और ग्राह्य रूप धारण करवाना था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक आपका है प्रथम राजभाषा आयोग, बाल गंगाधर बीजीखेर आयोग, 7 जून 1955 गठन, 21 जुलाई 1956 प्रतिवेदन। जानेंगे आयोग की सिफारिश के बारे में। सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए। प्रथम राजभाषा आयोग, बाल गंगाधर बीजीखेर आयोग 7 जून 1955 को गठन किया गया।
और 31 जुलाई 1956 का इसका प्रतिवेदन सरकार के सामने रखा गया कि सारे देश में माध्यमिक स्तर तक यानी कि क्लास 10वां तक हिंदी अनिवार्य की जाए। देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए, यानी उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या तो कोई भी न्यायालय हो, व्यवहार न्यायालय, ये सब में जो है कि सुनवाई हिंदी भाषा में की जाए। तीसरा चीज़ जो है कि प्रतिवेदन में दिया गया कि जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं है। अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा समस्त भारत के लिए उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग ठीक है, किंतु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन तथा दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का व्यवहार अनुचित है। इसके बारे में टिप्पणी बहुत सारे लोगों ने दिए, देखें उनका टिप्पणी। आयोग के 2 सदस्यों ने बंगाल के सुनीति कुमार चटर्जी व तमिलनाडु के केपी सुब्बोरवायन आयोग की सिफारिशों से असहमति प्रकट की थी, यानी वो इस बात से जो है कि असहमत हो गए कि नहीं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिंदी का पक्ष लेने का आरोप लगाया कि ये जो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं और ये प्रतिवेदन 1956 में जो दिया गया उसके बारे में बोले कि ये लोग जो है कि अपना पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उनका भाषा, एक तो चटर्जी जी जो हैं बंगाल से, उनका बंगाली था और तमिलनाडु तरफ तमिल भाषा बोला जाता है, तो उनको लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, हमको दिक्कत होगी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जो भी हो, प्रथम राजभाषा आयोग खेर आयोग ने हिंदी की अधिकाधिक और प्रगामी प्रयोग पर बल दिया। खेर आयोग ने जो ठोस सुझाव रखे थे, सरकार ने उन्हें महज औपचारिक मानते हुए राजभाषा हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आगे जानेंगे हम लोग संसदीय राजभाषा समिति, गोविंद बल्लभ जीवी पंत समिति, 16 नवंबर 1957 गठन, 8 फरवरी 1959 को प्रतिवेदन दिया गया। इसके बारे में पंत समिति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को द्योतित करने के लिए एक भाषा को स्वीकार कर लेने का स्वतंत्रता पूर्व का जोश ठंडा पड़ गया है। जो कहा गया था कि हम लोग स्वतंत्र होंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, स्वतंत्रता मिलने के बाद ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। इसलिए पंत समिति ने इस बात को कहा और उन्होंने सिफारिश की हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी से जल्दी ले, लेकिन इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तारीख जैसे 16 जनवरी 1965 ईस्वी नहीं दी जा सकती। यह परिवर्तन धीरे धीरे और स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या रखे, 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी प्रधान राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के बाद जब हिंदी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए, अंग्रेजी संघ की सहायक या सह राजभाषा रहनी चाहिए, इन्होंने सुझाव दिया। तो इस पर भी टिप्पणी आई, देखिए क्या टीका टिप्पणी होता है। पंत समिति के सिफारिशों से राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास असहमत व असंतुष्ट थे और उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। इन दोनों नेताओं ने समिति द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने का भी घोर विरोध किया। जो भी हो, सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का आदेश 1960। शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान व संस्कृति कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न निर्देश हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 1960 में हिंदी के पक्ष में कुछ कार्य किया गया। जानते हैं उसके बारे में। राजभाषा अधिनियम 1963, इसका संशोधन 1967 में हुआ। संविधान के अनुसार 15 वर्ष के बाद अर्थात
1965 ईस्वी से सारा कामकाज हिंदी में शुरू होना था। फर्स्ट में जो हम लोग 26 जनवरी 1950 का जब संविधान ग्रहण किए तो उसमें कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद जो है कि हम लोग हिंदी का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु सरकार की ढुलमुल नीति के कारण यह संभव नहीं हो सका। हिंदी क्षेत्रों में विशेषकर बंगाल और तमिलनाडु में डीएमके द्वारा हिंदी का घोर विरोध हुआ। इसकी प्रतिक्रिया हिंदी क्षेत्र में हुई और जनसंघ की स्थापना हुई, और जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। इनके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और दूसरा पार्टी बना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, स्थापना 1952 में। संस्थापक राम मनोहर लोहिया जी थे, द्वारा हिंदी का घोर समर्थन किया गया। एक तरफ जो है कि ये हुआ, दूसरा तरफ विरोध हुआ। हिंदी के कट्टरपंथी समर्थकों ने भाषाई उन्माद को उभारा, जिसके कारण हिंदी की प्रगति के बदले हिंदी को और हानि हुआ। इस भाषाई कोलाहल के बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले वो हिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। देखे कि ज़्यादा हलचल हो रहा है राजनीति में और कहीं हमको दिक्कत ना हो जाए, तो माहौल को शांत कराने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुरंत लागू नहीं होगा ये सिफारिश, पहले आप लोग से राय लिया जाएगा, उसके बाद लागू करेंगे। अब देखें आगे क्या होता है। राजभाषा विधेयक का उद्देश्य, जहां राजकीय प्रयोजन के लिए 15 वर्ष यानी 1965 से हिंदी का प्रयोग आरंभ हो जाना चाहिए था, वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू ना करके उस अवधि के बाद भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम के प्रावधान। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं, जिनमें सर्वप्रथम 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ में उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए वह उस तिथि के तुरंत पहले प्रयुक्त की जा रही थी। देखिए कैसा कैसा अड़ंगा लगा रहे हैं हिंदी के क्षेत्र में। देखिए इस पे क्या टिप्पणी आया। इस प्रकार 26 जून 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई, जिसमें संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। समय समय पर संसद के भीतर और बाहर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय वो हिंदी भाषाओं को दिलाए गए विश्वास को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी, जो अपने पिता की भांति अहिंदी भाषियों से सहानुभूति रखती थी, के शासनकाल में राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 पारित किया गया। अब देखिए पारित होगा तो क्या होगा, तो जानते हैं राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के प्रावधान। इस अधिनियम के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा के स्थान पर नए उपबंध लागू हुए। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित करना होगा, और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। देखिए इस पे क्या टिप्पणी है। इस अधिनियम के द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज में सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत ना हो जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का एक भी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे तो वह सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी। तो आगे जानते हैं संसद द्वारा पारित संकल्प 1968 के बारे में।
राजभाषा हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति को सुनिश्चित करना। दूसरा है त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू करना। एकता की भावना के संवर्धन हेतु भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक को तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए इस पे क्या टिप्पणी आता है। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग सफल नहीं हुआ। पहला चीज़ तो बोला कि तीन भाषा पढ़ेंगे, इधर उधर ये रखेंगे, अंग्रेजी भी और अलग अलग राज्य के भाषा को भी रखेंगे और हिंदी को भी फैलाएंगे। तो ये जो है कि सोच कामयाब नहीं हो सका और ना ही हिंदी क्षेत्र के लोगों ने किसी दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन किया और ना ही गैर हिंदी क्षेत्रों के लोग ने हिंदी को अपनाया। तो देखते हैं आगे। फिर से भाषा अधिनियम आया, राजभाषा अधिनियम 1976 और इसका यथा संशोधन 1987 में किया गया। इसमें नियम किया गया संख्या 12 में, जिनमें हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में भारत क्षेत्रों का 3 वर्गीय विभाजन किया गया और प्रधान राजभाषा हिंदी, सह राजभाषा अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग हेतु नियम दिए गए। आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार सरकार की द्विभाषी नीति का अनुपालन हो रहा है। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाओं के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको बताता चलूँगा और लिखाता भी चलूँगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं, इसके बारे में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और राजभाषा से विकास से संबंधित संस्था के बारे में बताते हैं। इसको लिखा भी देंगे और आपका स्टडी मटेरियल पे मैं भेज भी दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं। के विकास से संबंधित संस्थाएं देखेंगे इसके बारे में। पहला है संस्था का नाम, और दूसरा लिखेंगे स्थापना वर्ष और कार्य। स्थापना और इसका कार्य। पहला संस्था है केंद्रीय हिंदी समिति, नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी समिति
नई दिल्ली। इसका गठन 1967 में किया गया और इसमें प्रावधान किया गया भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तीस सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं अगला समिति के बारे में बताऊंगा। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन से संस्था का गठन किया उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधीन शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन से संस्था का गठन किया गया इसके बारे में जानते हैं। पहला लिखेंगे संस्था का नाम, संस्था का नाम। दूसरा लिखेंगे स्थापना वर्ष, और उसके बाद इसका क्या काम था इसके बारे में जानेंगे। तो इसका हो गया ये कार्य। तो देखेंगे नंबर फर्स्ट जो बना उसका नाम था साहित्य अकादमी नई दिल्ली। साहित्य अकादमी नई दिल्ली। इसका गठन 1954 में किया गया
और इन्होंने काम किया। साहित्य को बढ़ावा देने वाली सिरस्थ संस्था है। साहित्य को बढ़ावा देने वाली सिरस्थ संस्था है। नंबर सेकंड देखेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। जानेंगे इसका क्या काम है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ। शिक्षा विज्ञान व साहित्य की शिक्षा विज्ञान व साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन का काम प्रकाशन का काम प्रकाशन का प्रकाशन कम मूल्यों पर जनता को उपलब्ध कराना। जनता को उपलब्ध कराना। ये था नेशनल बुक ट्रस्ट अकादमी का उपलब्धि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3 केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1960 में हुआ। इसका काम था शब्दकोशों, विश्वकोशों, विश्वकोशों हिंदी भाषियों और हिंदी भाषियों के लिए पाठ्यपुस्तकें
पुस्तक में का प्रकाशन करना, प्रकाशन। और देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में आपका था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, आयोग नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। इसका काम था विज्ञान व तकनीक से संबंधित, विज्ञान व तकनीक से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन, शब्दावलियों का प्रकाशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और हिंदी के क्षेत्र में जानेंगे। अगला संस्था, गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन से संस्था का गठन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और अब जानते हैं गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन से संस्था थे। गृह मंत्रालय के अधीन लिखेंगे संस्था का नाम, और स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष, और कार्य। तो गृह मंत्रालय के अधीन जो प्रथम संस्था था उसका नाम था राजभाषा विधायी आयोग। विधायी आयोग, और इसकी स्थापना 1965 से लेकर 75 के बीच हुआ। 1965 से 75 के बीच। और इसका कार्य था केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण। केंद्रीय अधिनियमों
केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण। नंबर दूसरा देखेंगे तो था केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। दूसरा था केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। इसका गठन 1971 ईस्वी में हुआ। इसका काम था देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था। नंबर तीसरा देखेंगे यह है राजभाषा विभाग। भाषा विभाग, इसकी स्थापना 1975 में हुआ। जानेंगे इसका क्या कार्य था। तो इसका कार्य था संघ के विभिन्न शासकीय परियोजनाओं, संघ के विभिन्न शासकीय परियोजनाओं प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रोग्रामिंग के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। गृह मंत्रालय के अधीन, उसके बाद छोटा छोटा दो और कॉलम है, उसको देखेंगे। एक होगा आपका विधि कानून मंत्रालय के अधीन और दूसरा होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। ये दोनों लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे राजभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य। तो कल से परसों तक ये हिंदी का इतिहास खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विधि कानून मंत्रालय के अधीन संस्था। इसके बारे में जानेंगे। लिखिए विधि या कानून मंत्रालय विधि या कानून मंत्रालय के अधीन
आपका बोर्ड थोड़ा चमक रहा है, इसको मैं थोड़ा और ये कर देता हूँ, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ जिससे कि आपको निजात मिल जाए। चलिए लिखिए, थोड़ा चमक रहा है तो यहाँ पे नहीं लिखूँगा। विधि या कानून मंत्रालय के अधीन संस्था का नाम लिखिए, स्थापना और कार्य। संस्था का नाम, स्थापना और इसका कार्य। देखेंगे, यह है संस्था का नाम राजभाषा विधायी आयोग। राजभाषा विधायी आयोग। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। यह आयोग पहले गृह मंत्रालय के अधीन था। यह आयोग पहले गृह मंत्रालय के अधीन था। प्रमुख कानूनों के हिंदी का पाठ का निर्माण करना इसका काम है। प्रमुख कानूनों के हिंदी पाठ का निर्माण, पाठ का निर्माण। और इसके बाद एक संस्था के बारे में और जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट संस्था आपका है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग हिंदी के लिए बना और इसका क्या कार्य था, देखते हैं। आशा स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। लास्ट है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, के अधीन। लिखेंगे नंबर फर्स्ट, प्रकाशन विभाग। प्रकाशन विभाग, इसकी स्थापना 1944 में हुआ। नंबर सेकंड लिखेंगे फिल्म प्रभाग। फिल्म प्रभाग, इसकी स्थापना 1948 में हुआ। लिखेंगे नंबर थर्ड
यानी कि नंबर तीसरा, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। कार्यालय, नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1956 में हुआ। देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है आपका आकाशवाणी। आकाशवाणी, आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुआ। और देखेंगे नंबर 5, दूरदर्शन, जो आप लोग टीवी पे देखते हैं, और आकाशवाणी आप लोग रेडियो पर सुने होंगे। तो ये दूरदर्शन की स्थापना 1976 में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा आपका, और आप लोग घर पे इसका रिवीजन कर लेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मिलते हैं अगले दिन और बताएंगे राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विभिन्न तथ्य के बारे में। तो आप सारे लोग को गुड नाइट, और जो बच्चे फिर से पढ़ेंगे वो अगले क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास जल्द ही स्टार्ट होगा आपका, इंग्लिश ग्रामर। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।